अभिषेक जी क्या कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पे चंद्रशेखर रावण को उतना दिखाया जाता है जितना बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की एक खबर भी नहीं दिखाई जाती है। यानी कि क्या कारण है कि चंद्रशेखर रावण को लगातार ट्रोल किया जाता है और बढ़िया से दिखाया जाता है कि यहाँ पे भीड़ हुई, यहाँ पर रुके, यहाँ पे चले, इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन इस तरीके की खबर को सोशल मीडिया को जगह नहीं मिल रही है, क्या कारण है? देखिए, कारण क्या है कि जो सोशल मीडिया है, चाहे नहीं, ये नहीं कह सकते। देखिए, मुख्य धारा की जो मीडिया है वो तो जातिवादी है, भ्रष्ट है। जातिवादी, भ्रष्ट और होने का क्या मतलब है? क्योंकि वो सामाजिक रूप से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। सामाजिक रूप से भ्रष्टाचार में डूबने का मतलब क्या है? वो जातिवादी व्यवस्था के समर्थक हैं। वो जातियों के अनुसार लोगों को क्या है देखते हैं। अब बहन जी तो वो जातियों के खिलाफ स्वाभिमान का आंदोलन चला रही हैं। बहुजन समाज पार्टी ने, आपको पता है, 78 जातियां जिनको कांग्रेस जिनका वोट लेती थी, बीजेपी जिनका वोट लेती थी, उनको टिकट के जगह जो है गालियां देती थी। वैसी 78 जातियों में स्वाभिमान पैदा किया, कॉन्शियसनेस पैदा की, और आज उनके सांसद विधायक भी बन के बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में। तो बहुजन समाज पार्टी ये परिवर्तन कैसे कर रही है? ये जो जातिवादी व्यवस्था है, उस जातिवादी व्यवस्था को तोड़ कैसे रही है? स्वाभिमान पैदा करके, क्योंकि जातिवादी व्यवस्था स्वाभिमान छीनती है और बहुजन समाज पार्टी स्वाभिमान देती है। तो स्वाभिमान पैदा करके जो है लोगों में चाहत पैदा की, वो सांसद, विधायक और मंत्री बन सकते हैं, और लोग बने। तो आप जानते हैं कि जो खुद भ्रष्टाचारी हो, जो खुद सामाजिक रूप से भ्रष्टाचार का वाहक हो, जो राजनीतिक रूप से भ्रष्टाचार का वाहक हो, जिसके माध्यम से राजनीति में भ्रष्टाचार किया जाता है, वो ब्राह्मणवादी मीडिया है, वो जातिवादी मीडिया है। अब वो जानती है कि अगर इस देश में कोई सामाजिक रूप से भ्रष्टाचार नहीं करता है या सामाजिक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो वो बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी। अब बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी की बात करना, मीडिया में चर्चा करने का मतलब है हम खुद भी जिम्मेदार हो जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे हम जब आईना देखते हैं तो आईने की तरफ हम चेहरा करते हैं, लेकिन आईने में हमारा चेहरा भी दिखने लगता है। जब हम आईना देखते हैं तो हम आईने की तरफ अपना चेहरा करते हैं, लेकिन आईने में हमारा चेहरा दिखने लगता है। कहने का मतलब है कि अगर ये भ्रष्ट लोग, भ्रष्ट जो मीडिया है, जो सामाजिक रूप से, जो राजनीतिक रूप से भ्रष्ट मीडिया है, जो मनुवादियों के उसमें चलाई, नेतृत्व में चलाई जाती है, वो लोग बहुजन समाज पार्टी का जब जिक्र करने लगेंगे, चर्चा करने लगेंगे, तो उनको उनके अंदर का भ्रष्टाचार लोगों को समझ में आने लगेगा। इसलिए वो जानबूझ के जो है, वो चाहे सोशल मीडिया में वही लोग बहन जी को नहीं दिखाते, बीएसपी को नहीं दिखाते, जो मनुवादी व्यवस्था या जो जातिवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। और जो मुख्य धारा की मीडिया है, वो तो पूरी तरह से ही, वो एक सही मायने में वो चलती ही, उसका बिजनेस ही यही है कि कैसे मनुवाद को टिकाया जाए, कैसे लोगों को मनुवादी परंपराओं से जोड़ा जाए। तो वो उसका अंतिम लक्ष्य ही यही है कि इस देश में जातिवादी व्यवस्था को बना के रखने का। तो इसलिए जाति व्यवस्था के तोड़ने वाले लोगों को, जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोगों की ये चर्चा कर ही नहीं सकते। इनके जो आत्मसम्मान तो खैर इनके पास है नहीं, इनका जो आर्थिक हित है, इनका जो राजनीतिक हित है, उनके खिलाफ बहन जी का ये चर्चा कर ही नहीं सकते। तो इसलिए जो इनके कंट्रोल में जो भी संस्थान है, उसमें बीएसपी के, बहुजन आंदोलन के, बहुजन महापुरुषों के, बहुजन जो विभूतियां हैं जिन्होंने इस देश में परिवर्तन किया है, उनकी चर्चा तक नहीं हो सकती। और आपको पता है अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा था, एक कितना मोरली भ्रष्ट कहिए, वो पता नहीं कौन से इंस्टीट्यूट से पास है और वो कैसे जर्नलिस्ट बन गया, उसने रिजर्वेशन का एंगल क्रिकेट टीम में लगा दिया। मतलब ये क्या है? वो जो मामला उसके बाप दादाओं ने पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस किया है, माना है कि ये सही है, वो उसको बता रहा है कि इसके कारण हम क्या ना हार जाते हैं, वो उसमें भी लेके आ रहा है। वो लेके आ रहे नहीं है,
ये लोग इतना डिमेरिट वाले हैं कि इनको जैसे मेरिट से मुकाबला नहीं कर सकते। इनको पता है कि अगर इस देश में जस्ट फेयर इक्विटेबल सिस्टम डेवलप किया जाए तो उसमें इन लोगों का कोई स्थान नहीं है। आज मीडिया में मोस्टली क्या है, जातिवादी लोग हैं। और मीडिया का पूरे दुनिया में अगर रैंकिंग देखेंगे तो सबसे नीचे आती है। नीचे से इनको आप 1 to 10 गिन सकते हैं। ये क्यों है? क्योंकि इनके अंदर कोई मेरिट है नहीं, इसलिए ये मेरिट का डिस्कोर्स करते हैं। और इनको पता है कि अगर इस मीडिया को हमने मेरिट पे जज करना शुरू कर दिया तो ये मीडिया में जो एंकर करने वाले लोग हैं, जो उसके मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोग हैं, वो सारे लोग कौन हो जाएंगे? वो बहुजन समाज के मेहनती लोग हो जाएंगे, ईमानदार लोग हो जाएंगे। और ईमानदार और मेहनतकश होने की इनकी आदत ही नहीं है। इसलिए ये कैसे अपनी व्यवस्था को, जातिवादी व्यवस्था को ये सुपीरियर घोषित करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि संसाधन इनके कब्जे में है। और इनको पता है कि जिस दिन इस देश में बहुजन समाज पार्टी इस देश की सत्ता में आएगी, उस दिन ये जो संसाधनों पे गलत कब्जे हैं, जो संसाधनों का गलत इस्तेमाल है, ये रुक जाएगा। और जो लोग आज रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, उन लोगों को जो उनकी वास्तविक, उनकी जो क्वालिटी है उसके अनुसार उनको जो जब नौकरी करनी पड़ेगी तो उनको बहुत दुख होगा। इसलिए वो जानते हैं कि ये बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण जो है बहुजन समाज पार्टी को और बहुजन समाज के आंदोलन को, बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं, महान विभूतियां हैं, जिन्होंने इस देश में परिवर्तन किया है, जातिवादी व्यवस्था को बदला है, उनके बारे में चर्चा नहीं करती है। और वो उन लोगों को कभी तवज्जो नहीं देती है जो इस देश के सही मायने में बहुजन समाज के लोग, जिन्होंने इस देश में परिवर्तन किया। वो हमेशा चमचों की बात करेगी। पहले उदित राज की बात करती थी, अब चंद्रशेखर की बात करती है, और कांग्रेस के टुकड़ों पे पलने वाले बामन मेश्राम की बात मीडिया बहुत सारे लोग करते हैं। तो इन लोगों की बात इसलिए करती है क्योंकि वो बहुजन समाज को, अगर यूनाइट हो गया बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से, तो ये जो जातिवादी व्यवस्था है, जातिवादी को मानने वाले लोग हैं, इन लोगों का जो है, जो हित है, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए चाहे मुख्य धारा की जो मनुवादी मीडिया है उसकी बात आप ले लें, चाहे जो यूट्यूब चैनल चलाने वाले जो जातिवादी लोग हैं उनकी बात ले लें, ये बहन जी की बात नहीं कर सकते। बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज के महापुरुषों की बात नहीं कर सकते। इनको चमचे टाइप के लोग चाहिए जो खुद सामाजिक रूप से, मोरली रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से भ्रष्ट हों। वो ऐसे भ्रष्टों को क्या है, अपना लीडर बना के क्या है उस पर चर्चा करते हैं, ताकि इस देश की जो व्यवस्था है वो बदले नहीं, जातिवाद क्या है बना रहे और इनका हित सुरक्षित रहे। जी जी, अभिषेक जी क्या कहना चाहेंगे? जो चंद्रशेखर रावण है वो लगातार ये कहते हैं कि मान्यवर साहब का सपना मैं पूरा करूंगा, यानी कि जो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती हैं वह मान्यवर साहब का सपना पूरा नहीं कर रही है, इसलिए अब जो सपना है मान्यवर काशीराम साहब का, उसे मैं पूरा करूंगा। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मान्यवर साहब का जो सपना है वो तो चंद्रशेखर को पता भी नहीं होगा। मान्यवर साहब का सपना तो कभी भी ये नहीं था कि कांग्रेस बीजेपी से पैसा लेकर चुनाव लड़ना। उनका सपना तो उनके द्वारा कांग्रेस बीजेपी के पैसे से चुनाव लड़ने का तो नहीं था। या वो जो सपना देखते थे, क्या उनके सहयोग से पूरा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसीलिए मान्यवर साहब ने बोला कि जो सहारा लेता है ना, वो इशारा भी लेता है। अगर आप किसी से पैसा लेंगे तो उसका इशारा भी मानना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, वही बताएगा। तो अगर ये कहते हैं कि मैं कांशीराम साहब के सपनों को पूरा करूंगा, तो कांशीराम ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए, बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी तो लोग पूछते थे कि आपके नेता कहाँ हैं? तो मान्यवर साहब जवाब देते थे कि भाई बहुजन समाज पार्टी में नेता नहीं होता है, कार्यकर्ता होता है। लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, मैं बड़ा कार्यकर्ता हूं। तो आपने जो पार्टी बनाई है, कार्यकर्ता बनने के लिए बनाई है या नेता बनने के लिए बनाई है? सवाल ये है जी। साहब का नाम ले लेने से कोई, भाई मैं तो ये कहता हूं कि बाबा साहब को कांग्रेस के टिकट पे हराने वाले कजरूरकर बाबा साहब के सेक्रेटरी हुआ करते थे।
जी, लेकिन उन्होंने बाबा साहब को कांग्रेस की चमचागिरी में हराया। तो बाबा साहब का सेक्रेटरी बन के भी बाबा साहब को चुनाव में जो हरा रहा है, तो क्या हम उसको बाबा साहब का अनुयायी मान सकते हैं? मान्यवर साहब का नाम लेके कांग्रेस बीजेपी के चंदों पे, कांग्रेस बीजेपी से पैसा लेके चुनाव लड़ने वालों को क्या हम मान्यवर साहब का अनुयायी मान सकते हैं? और मान्यवर साहब ने जो पार्टी बनाई है, वो पार्टी कार्यकर्ता बनने के लिए बनाई है कि अगर आपको इस जातिवादी व्यवस्था से लड़ना है, तो पहले आप उसके सैनिक के रूप में ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग का मतलब है कि एक कार्यकर्ता के रूप में पहले इस देश की व्यवस्था को समझिए, फिर आप जो कुछ कर सकते हैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से करिए। आपको पता है बहुजन समाज पार्टी जो है इस देश में राज्यसभा सदस्य सारी पार्टियां भेजती हैं। जी, बहुजन समाज पार्टी किनको राज्यसभा में भेजती है, किनको विधान परिषद में भेजती है? वो ऐसे कार्यकर्ताओं को भेजती है जो कार्यकर्ता शायद आप चुनाव लड़ने में कभी इंटरेस्टेड नहीं होते, उनको कहाँ भेज देती है? विधान परिषद और विधान राज्यसभा में। जी, भाई कार्यकर्ताओं को भेजती है, ना कि वो किसी से पैसा लेके, जैसे आम आदमी पार्टी पैसा लेके, समाजवादी पार्टी पैसा लेके धन्ना सेठों को भेजती है। उस तरह से बहुजन समाज पार्टी नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी राम जी जैसे कार्यकर्ता को कहाँ भेज देती है? राज्यसभा में। तो इस पार्टी में का एक सिस्टम है जो मान्यवर साहब के सपनों को पूरा करना चाहता है। उसके लिए मान्यवर साहब ने जो व्यवस्था बनाई है बहुजन समाज पार्टी की, उस बहुजन समाज पार्टी की व्यवस्था को अंगीकार करना पड़ेगा। जब तक हम कार्यकर्ता बनने का हमारे अंदर गुण नहीं होगा, तब तक हम जो है लीडर भी बनने के गुण पैदा नहीं कर सकते। और इन्होंने पार्टी किस लिए बनाई है कि भाई अगर आप कांग्रेस बीजेपी के पैसों से आप हेलीकॉप्टर से यात्रा तो कर सकते हैं, लेकिन क्या वो स्वाभिमान पैदा कर सकते हैं? जी, तो ऐसा नहीं है। तो ये समझने की बात है और समाज को इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि समाज का कल्याण अगर आपको करना है तो जो महापुरुषों ने जो संस्थाएं बनाई है, उन संस्थाओं को मजबूत करके ही किया जा सकता है। अगर हम समाज का कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वो उसका सही रास्ता जो है बहुजन समाज पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी में अगर हम सही काम करते हैं, बहुजन समाज के लिए काम करते हैं, तो हमें बहन जी पता नहीं कब विधायक बना दे, कब मंत्री बना दे, कब राज्यसभा भेज दे, कब क्या कर दें। क्यों कर देंगी? क्योंकि हमने उस आंदोलन को अंगीकार किया है। और बहन जी का मुझे नहीं लगता है कि वो कभी अपने नात रिश्तेदारों को राज्यसभा या विधान परिषद में भेजी। उन्होंने पार्टी के कर्मठ, ईमानदार और मिशन को आगे बढ़ाने वाले कार्यकर्ताओं को हमेशा तवज्जो दी है। तो अगर कोई कहता है कि हम मान्यवर साहब के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो मान्यवर साहब के सपनों को पूरा करने के लिए मान्यवर साहब ने वैसा लीडर और वैसा संगठन बनाया हुआ है। अगर आपको मान्यवर साहब के सपनों के बारे में पता ही नहीं है, तो आप कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हैं, वो बोलते हैं आरएसएस ज्वाइन करके हम आरएसएस को सबक सिखाएंगे। बोले भाई आरएसएस वाले इतना बेवकूफ तो नहीं है कि वो आपको जो है आपके हवाले आरएसएस कर देंगे। हमने इतना तो लेवल है कि उनको भी पता है कि कौन जो खुद अपने समाज से गद्दारी कर लिया है वो आरएसएस से गद्दारी नहीं करेगा। क्या वो ये बात नहीं जानते? तो आप अपने समाज से गद्दारी कर रहे हो और कह रहे हो हम महापुरुषों का आंदोलन आगे बढ़ाएंगे। तो वो नहीं जानते हैं कि जो अपने महापुरुषों से गद्दारी कर लिया है, उनके विचारों से, उनकी संस्थाओं से गद्दारी कर चुका है, वो क्या इस देश में किससे गद्दारी नहीं करेगा? तो वो भी जानते हैं। और इसीलिए आपको पता है कि गद्दारों की जो जिंदगी होती है बहुत लंबी नहीं होती। आप उदित राज का देख लीजिए, ये लोग क्या करते थे? इन लोगों का एक सूत्री लक्ष्य था कि हाथी को कमजोर करना। और जब हाथी को कमजोर नहीं कर पाए तो खुद जाके उस कमल के कीचड़ में गिर गए। और कमल के कीचड़ में जब इनको तवज्जो नहीं मिला तो गांधी के चरणों में गिर गए। तो जो लोग अपने समाज से गद्दारी करते हैं उनका ये हश्र होता है। ये बहुत सारे लोग हैं जो चंद्रशेखर को लीडर मानते हैं, कल उनको भी आप देखिएगा, कोई कांग्रेस में मिलेगा, कोई बीजेपी में मिलेगा, कोई पता नहीं समाजवादी ज्वाइन कर लेगा, तो कोई कुछ कर लेगा। यही सब ये लोग करते मिलेंगे। महापुरुषों का नाम लेना आसान है,
उनकी चर्चा करना आसान है, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल है। और उनके बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए आपको माननीय बहन जी जैसा चरित्र पैदा करना पड़ेगा, त्याग पैदा करना पड़ेगा। दूसरों के इशारे से, दूसरों के सहारे से चलेंगे तो दूसरों के इशारे में चलेंगे, तो ये आदत बदलनी पड़ेगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।